हाय, मैं हूँ अमृता और आज की कहानी फ्यूचरिस्टिक दुनिया पर बेस्ड है, जहाँ पे इंसानों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए हमारे आसपास अब पूरे एआई है। यहाँ तक कि औरतों को अब प्रेग्नेंट बनने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा एक एआई वाला बच्चा ही घर पे लेकर आ सकते हैं। कहानी है द पॉड जनरेटर। कहानी की दुनिया में हम रेचल को देखते हैं, जहाँ पे घर का जो एआई सिस्टम होता है वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चेक करके उसे बताता है कि उसके बॉडी का गट हेल्थ बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होती है, जहाँ पे वो खुद एआई मशीन बनाने वाले ऑफिस में ही एक हाई पोस्ट पे काम किया करती थी। फिर हम एल्फी को देखते हैं, जो उसका पति होता है। एल्फी एक बॉटनिस्ट था, यानी पेड़ पौधों को उगाना ये उसका काम था। लेकिन अब इस एडवांस दुनिया में ये सारी चीज एआई करते थे और इसी के चलते वो कॉलेज में पढ़ाया करता था। एल्फी को एआई का बार बार हेल्प करना पसंद नहीं था। अब रेचल ऑफिस पहुंचती है और हम उसे एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पे रेचल की टीम ने और एक नया एआई बनाया था जो आग जैसे दिखता था। वो इंसानों का कॉग्निटिव फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें इंसानों से सीख रहा था और बाद में इंसानों के लिए एज ए एडवाइजर काम करने वाला था। इस बात से एक एम्प्लॉय थोड़ी हैरान भी होती है, क्योंकि ये एआई पॉड्स बेसिकली इंसानों का ही जॉब रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन उनकी सीनियर उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी हमारी मदद के लिए ही चीजें हैं। खैर, अब मीटिंग के बाद जब रेचल अपने ऑफिस जा रही थी, तभी उसकी बॉस उसे बुलाती है और उसे बताती है कि वो पिछले 2 सालों से काफी अच्छा काम कर रही है और अब उसे प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन वो देने से पहले वो उसका फैमिली प्लान पूछती है कि क्या वो हाल ही में फैमिली एक्सटेंड करने वाली है क्या। इस बात से थोड़ा रेचल चौंक जाती है, लेकिन मना कर देती है। लेकिन तभी उसकी बॉस बताती है कि तुम काफी प्रोग्रेस कर रही हो और मैं नहीं चाहती कि तुम प्रेगनेंसी के कारण कोई भी लीव लो, इसीलिए मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करती हूँ। और वो एक आर्टिफिशियल वूम सेंटर का नंबर देती है, जो कि एक यूटेरस सेंटर होता है और यहाँ पर आर्टिफिशियल वूम की मदद से बेबीज पैदा किए जाते थे। ये सारी चीजें सुनकर रेचल थोड़ा खुश होती है, जिसके बाद इस वूम सेंटर में जाकर अपना नाम ऐड करवाती है। इसी के थोड़े ही समय के बाद रेचल को वहाँ से कॉल भी आता है कि उनके लिए एक यूटेरस अवेलेबल है। ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम एल्वी को देखते हैं, जो एक फ्रूट पेड़ से तोड़ के स्टूडेंट को खाने देता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस फ्रूट को खाता नहीं है, क्योंकि वो सीधा पेड़ से उगा था। इसी के चलते नेचुरल चीज क्या होती है, ये सारी चीजें ये लोग भूल गए थे। वही दूसरी जगह रेचल ये गुड न्यूज उसके दोस्त एलिस को बताती है। अब एलिस खुशी में पार्टी प्लान करती है, लेकिन तभी रेचल बताती है कि उसने ये बात अपने हस्बैंड एल्वी को नहीं बताई है, क्योंकि वो अभी भी नेचुरल वर्ल्ड से चीजें कनेक्ट करता है और इस वर्ल्ड में उसे चीजें सही नहीं लग रही है। और इसी कश्मकश में रेचल होती है, इसीलिए वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि एक एआई ही होता है, जो कि बहुत ही बड़े आग जैसे दिखता था। अब यहाँ वो बताती है कि एल्वी को एक नेचुरल बर्थ चाहिए, जहाँ पे मैं खुद प्रेग्नेंट बनूंगी और बेबी को जन्म दूंगी। लेकिन एआई उसे बताता है कि यहाँ पे नेचुरल जैसी कोई भी चीज नहीं है, तुम लोगों को बस एक बेबी होने वाला है, इसके लिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए। यहाँ पे रेचल अब एल्वी को जाकर सारी चीजें बताने का फैसला करती है और शाम को घर आती है। लेकिन अभी एल्वी, जो कि काफी परेशान होता है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ने फ्रूट नहीं खाया था, वो रेचल को बताने लगता है कि अब कैसे लोगों को नेचुरल चीजें पसंद ही नहीं है। अब ये बातें सुनकर रेचल अपना मन बदल लेती है और वो एल्वी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब अगले दिन रेचल वूम सेंटर में जाती है, जहाँ पे काफी सारी दूसरी औरतें भी आई होती है। हम वूम सेंटर की ओनर लीसा को देखते हैं, जो बताती है कि अभी बर्थ रेट काफी कम हो गया है और इसीलिए उन्होंने वूम सेंटर ओपन किया है लोगों की मदद करने के लिए, ताकि औरतों को कोई भी परेशानी से ना जाना पड़े। फिर वो इन्हें कैप्सूल दिखाती है, जिनमें 9 महीने तक बच्चों की ग्रोथ होती है और जब बेबी पैदा होने वाला होता है तब पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। आगे वो बताती है कि इन बच्चों को गाने, ऑडियो बुक या अलग अलग पॉडकास्ट सुनाने की सुविधा भी अवेलेबल है, जिसके बाद सारे पेरेंट्स को बताया जाता है कि कैप्सूल में जो बच्चे हैं उन्हें खाना कैसे देना है। दरअसल इन्हें बच्चे जैसे ही असाइन करते हैं, ये एक कैप्सूल अपने घर लेकर जा सकते हैं और 9 महीने के बाद इन्हें वैसा ही बेबी होगा। यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये एक रियल बर्थ की तरह ही है। इसके बाद लिंडा रेचल से मिलकर उसे बताती है कि अगर ये प्रोसीजर शुरू करने के लिए तुम्हें एक डिपॉजिट फी भरनी होगी, जिस पर रेचल कुछ समय मांगती है, क्योंकि उसे पहले
एल्वी से बात करनी थी। अब रेचल पूरा मन बना लेती है और घर जाने के बाद फाइनली वो एल्वी को बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल वूम की मदद से एक बेबी चाहिए। मैं अपने करियर में अभी फोकस्ड हूँ और इसीलिए मुझे नेचुरल वे से बेबी पैदा नहीं करना है। जो सुनकर एल्वी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये सारा फैसला रेचल ने अकेले ही लिया था। वो बताती है कि ये सारी चीजें कैसे उसके प्रमोशन से जुड़ी हुई है। अब इनका काफी आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन इसके बाद रेचल माफी मांगते हुए कहती है कि हमें एक बार एलिस और उसके पति बेन से मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी आर्टिफिशियल वूम के जरिए ही बेबी पैदा किया था। उनका एक्सपीरियंस देख लेते हैं। अब फिलहाल आइवी मान जाता है और ये दोनों भी एलिस से मिलने उसके घर जाते हैं। अब बातों ही बातों में बेन यानी एलिस का पति एल्वी को एक बेल्ट पहनाकर दिखाता है जिसके थ्रू वो आर्टिफिशियल वूम को कैरी कर सकता है। लेकिन एल्वी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। घर आने पर वो रेचल को बताता है कि मुझे ये डिसीजन इतना प्रेशराइज में नहीं लेना है और रेचल उसे उसके थेरेपिस्ट को देखने के लिए कहती है जो कि एक दूसरा एआई होता है। लेकिन वहाँ पर भी उसका एआई के साथ आर्ग्यूमेंट होता है और वो बाहर आता है। अब डिनर के दौरान दोनों भी इंसानों के इवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे इवोल्यूशन के चलते अब इंसान अपनी खुद की बॉडी को ही यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही रात में एल्वी को समझ आता है कि रेचल ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रही है और अगर उसकी खुशी आर्टिफिशियल बेबी में है तो उसे मना नहीं करना चाहिए और वो फाइनली रेडी होता है। जिसके बाद ये दोनों भी अगले दिन लिंडा से मिलने जाते हैं जहाँ पे लिंडा इन्हें बताती है कि ये लोग अपने बच्चों को सिर्फ औरतों के एग से ही पैदा कर सकते हैं अनलेस उन्हें बेबी बॉय चाहिए। लेकिन रेचल फैसला करती है कि आइवी ही उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर होगा और ये लोग जेंडर भी नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके बाद पूरी प्रोसेस इन्हें स्क्रीन पर दिखाई जाती है जो कि सक्सेसफुल था, यानी कि अब 9 महीनों में इन्हें एक बेबी होने वाला था। आगे कुछ दिन जाते हैं जहाँ पे रेचल ऐप के थ्रू बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन 6 हफ्तों तक बेबी की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। लेकिन इसी दरम्यान रेचल को कुछ सपने आने लगते हैं जहाँ पे वो प्रेग्नेंट है और उसे एक बेबी होता है, लेकिन बेबी के बजाय एक अंडा था। अब ये सपने के बारे में वो एआई थेरेपिस्ट को बताती है, लेकिन एआई उसे समझाता है कि ये सपना तुम्हारी डिसीजन को वैलिडेट करता है, यानी कि तुम माँ बनने वाली हो और हमारे सपने हमारी रियलिटी नहीं दर्शाते, इसलिए तुम इन्हें इग्नोर कर दो। वही 6 हफ्ते हो जाते हैं और बेबी को हार्ट बीट आने लगती है जिसके कारण ये दोनों भी काफी खुश होते हैं। अब सेंटर से इन्हें बेबी को बॉन्डिंग के लिए घर लेके जाने की इजाजत मिलती है। ऐसी 1-2 दिन के बाद एल्फी भी बेबी को स्क्रीन के थ्रू देखता है और उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है। इससे वो काफी खुश होता है और धीरे धीरे उससे कनेक्ट करता है। उसे अक्सर कहानियां सुनाता है, उसे अपने गार्डन में लेकर जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ रेचल इन सब से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होने का एक्सपीरियंस वो खो रही है। उसे पूल में एक प्रेग्नेंट लेडी भी मिलती है और तभी लेडी का बेबी किक करने लगता है और वो रेचल को पेट पे हाथ रखने के लिए देती है। ये एक्सपीरियंस देख के रेचल को बहुत ही अलग लगने लगता है और उसे अपने डिसीजन पे कहीं ना कहीं पछतावा होता है। अब ये दोनों भी एक दिन बच्चों की ट्रेनिंग लेने के लिए वूम सेंटर जाते हैं जहाँ पे हम एक आर्ट क्लास देखते हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा ड्रॉ नहीं कर रहा होता। इनफैक्ट वो कंप्यूटर को फीडबैक दे रहा होता है और कंप्यूटर ड्रॉ कर रहा होता है। ये बात सारे पेरेंट्स को काफी अजीब लगती है। इसी दौरान एक पेरेंट पूछता है कि मेरा भतीजा आर्टिफिशियल वूम से पैदा हुआ था लेकिन उसने एक भी सपना नहीं देखा है। इस पर लिंडा कहती है कि ये हमारे प्रोग्राम की लिमिटेशन है। वैसे सपने रियल नहीं होते लेकिन हम जल्दी इसे फिक्स करने वाले हैं। वही दूसरी जगह रेचल काफी स्ट्रेस में रहने लगती है और इसके चलते उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि आपके प्रोडक्टिविटी का रिपोर्ट सीधा सीनियर को जाता है, यानी कि आपके बॉस को समझ आएगा कि आप कितना टाइम पास कर रहे हो। खैर एक दिन एल्वी बेबी को अपने क्लास में लेकर जाता है जहाँ पे वो काफी खुश होता है बेबी को लेकर। अब ये क्लास खत्म होने के बाद एल्वी का सीनियर आता है और उसे बताता है कि उसने जो कॉलेज में ग्रीन हाउस बनाया है उसके लिए काफी पैसे जा रहे हैं और इसी के चलते वे लोग सारे पेड़ पौधों का होलोग्राम बनाना चाहते हैं। इससे एल्वी को काफी गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे रेचल को समझ नहीं आ रहा होता कि एल्वी बेबी से कनेक्टेड है लेकिन वो क्यों नहीं। इसीलिए ये तीनों भी एआई थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जहाँ पे रेचल बताती है कि वो बेबी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन वो एआई इस इमोशंस को समझ ही नहीं पाता और एआई कहता है कि शायद मुझे बेबी की थेरेपी शुरू करनी चाहिए और वो पॉड को उससे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट मांगता है। लेकिन एल्वी और रेचल को समझ आता है कि ये एआई एक इंसान नहीं है जो इस इमोशन को समझ पाए, इसीलिए वो लोग निकल जाते हैं। फिर अब
एल्वी सजेस्ट करता है कि रेचल भी बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। इसीलिए रेचल बेबी को लेकर ऑफिस आती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता कि उसने पॉड लगाया है और गलती से गेट पे ही पॉड के कारण टकरा जाती है, जिसके कारण सारे सीनियर उसे ऐसे देखने लगते हैं कि मानो उसने कोई गलती ही कर दी हो। थोड़े समय के बाद एलिस आकर उसे बताती है कि उसे बेबी को शायद घर पे ही रखना चाहिए था, और वो उसे एक रूम दिखाती है जहाँ पे औरतों ने अपने पॉड्स को रखा था, क्योंकि वो बताती है कि ऑफिस में किसी को भी डिस्ट्रैक्टेड मॉम नहीं चाहिए। यानी ये ऑफिस भी पूरा AI ड्रिवन होता है, यहाँ पे इंसानों के इमोशंस को कोई भी कीमत नहीं दी जाती थी। कुछ हफ्तों के बाद इन्हें पॉड को वापस से सेंटर में लाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन रेचल को वापस एक सपना आता है जहाँ पे वो अपने बेबी को लेकर समुंदर में रेत में चल रही थी, और उसे ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लगती है। यानी कि फाइनली वो बेबी से कनेक्ट कर पा रही थी, और उसे समझ आता है कि इसके लिए उसे नेचर को भी अपनाना पड़ेगा, और इसीलिए खुश होकर वो उठती है और एल्वी ने बनाए हुए गार्डन में आकर सारे पेड़ पौधों की खुशबू लेती है और एक पेड़ उठाकर नर्सरी में रख देती है, और आइवी को भी ये बात अच्छी लगती है। खैर अब ऑफिस में रेचल के बॉस उसे वापस से पकड़ती और पूछती है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों हो रही है, क्या तुम्हारा बेबी सही है? लेकिन रेचल को ये बात सही नहीं लगती, और फाइनली वो समझ जाती है कि वो चाहे कुछ भी करे, यहाँ पे उनके बॉस खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उन्हें इंसानों के रूप में ऐसे रोबोट चाहिए जो इमोशन को साइड में रखकर काम करे। अब देखते ही देखते का बेबी 8 महीने का हो गया था, और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लोग पॉड को वापस घर लेके जाने की रिक्वेस्ट मांगते हैं, लेकिन लिंडा इन्हें कहती है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस स्टेज के बाद से बेबी के न्यूरो एनहांसमेंट की ट्रेनिंग शुरू होगी। तभी लिंडा इन्हें बताती है कि हम बेबी के ब्रेन से डेटा कलेक्ट करते हैं, ये हमारे रिसर्च के लिए यूज होगा। ये सुनकर हैरान रेचल कहती है कि ऐसी कोई भी ट्रेनिंग के लिए मैंने हाँ नहीं कहा था, लेकिन लिंडा हंसते हुए कहती है ये सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, हम बेबी के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और तुम्हें बेबी लेके जाने के लिए नहीं मिलेगा। और तो और बेबी की डिलीवरी भी 3 वीक से ये लोग प्रीपोन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पेरेंट्स की काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट थी जिन्हें पॉड्स की जरूरत थी। अब ना चाहते हुए भी इन्हें इस बात के लिए मानना पड़ता है। अब धीरे धीरे रेचल को समझ आने लगा था कि ये सब कुछ एक ट्रैप था। उसका प्रमोशन बोल के वूम सेंटर में बेबी का एनरोलमेंट करवाना, इसके बाद AI थेरेपीज, यानी इस दुनिया में गवर्नमेंट या ऐसे सेंटर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। खैर अब ये लोग दुखी मन से निकल जाते हैं, लेकिन एल्वी रुकने वाला नहीं था। वो वापस से सेंटर में जाता है और चोरी छुपे अपना पॉड चुरा कर लेकर आता है। रेचल भी इस बात से खुश होती है, लेकिन रेचल को उस रात भी सपना आता है कि वो एक मॉल में है और वहाँ से बच्चों को खरीदी कर रही है। अब उठने के बाद वो एल्वी से कहती है कि मुझे इस दुनिया में अपने बच्चे को बड़ा नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी अपने बच्चे को नेचर के साथ बड़ा करें, और इसीलिए दोनों भी उनका जो कंट्री हाउस का घर रहता है वहाँ पे शिफ्ट होने का सोचते हैं। एल्वी भी इस बात से काफी खुश होता है, लेकिन एल्वी पहले लिंडा से मिलने जाता और कहता है कि हमें होम बर्थ का प्लान करना है, मैं आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेबी की डिलीवरी 9 महीने के बाद ही होनी चाहिए। लेकिन लिंडा उसे मना कर देती है। अब एल्वी घर आता है, लेकिन दोनों भी फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से गांव वाले घर ही चले जाना है, और दोनों भी ड्राइव करते हुए काफी मजे से फाइनली अपने कंट्री साइड के घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग कुछ दिन बिताते हैं। वही देखते ही देखते 9 महीने पूरे होने वाले थे। अब एक दिन ये लोग बेबी को देखते हैं जो अपसाइड डाउन हो गया था, यानी अब कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। इसी के चलते दोनों भी काफी खुश थे, लेकिन उसी रात अचानक से कैप्सूल का सिस्टम बंद हो जाता है, जो देखकर रेचल काफी पैनिक होने लगती है। लेकिन तभी एल्वी बताता है कि ये कैप्सूल 2 दिन तक बिना एनर्जी के रह सकता है और बेबी अभी कभी भी पैदा होगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वही अगले दिन रात को कैप्सूल बीप करने लगता है, यानी कि अब डिलीवरी का टाइम हो गया था। लेकिन कैप्सूल खोलने के लिए इन्हें बर्थ कोड डालना होता है, जो कि इन्हें याद ही नहीं था, और इसीलिए एल्वी काफी ध्यान से पॉड को तोड़ देता है और बेबी को निकालता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, रोने लगते हैं। उन्हें एक लड़का हुआ था। अब जैसे पुराने दिनों में होता था, वैसे ही ये लोग बिना किसी मशीन या फोन के बेबी का ख्याल रखने लगते हैं, और कुछ दिनों के बाद रेचल उस पॉड को वापस से कुरियर करके वूम सेंटर में भेज देती है, और यहीं पर मूवी खत्म होती है।